हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टोरी आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में पूछी गई थी। 12th एग्ज़ाम में स्टोरी का जो वेटेज रहता है वो 5 मार्क्स का रहता है। इसीलिए स्टोरी मस्ट होती है। 5 मार्क्स के अलावा कहीं ना कहीं 100 मार्क्स का जो पैटर्न है वो इसी से जनरेट होता है। यानी कि 5 मार्क्स पर ये 95 मार्क्स डिपेंड रहते हैं। इसीलिए स्टोरी को बहुत अच्छे से समझना और एक एक पॉइंट क्लियर करना अति आवश्यक है। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टोरी के पैटर्न को समझाएंगे और किस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, किस प्रकार से रीच रखोगे, इसको भी हम बताएंगे। प्लस आपको डेफिनेट जो स्टोरीज 2025 में आई हैं वो सारी सॉल्व करा देंगे। साथ ही 2024 में पूछी गई जितनी भी बोर्ड एग्ज़ाम की स्टोरीज़ हैं वो बता देंगे आपको सारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। अपने पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का पोता कौन था? सम्राट अशोक था। और सम्राट अशोक अपनी पिता की मृत्यु के समय वह उज्जैन का सूबेदार था। सूबेदार मीन्स गवर्नर जनरल। चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 24 वर्ष बाद वह सिंहासन रूढ़ हुआ, यानी कि सिंहासन पर बैठा। स्टार्टिंग में यानी कि आरंभ में अशोक को शिकार का बहुत शौक था और उसे युद्ध कला भी पसंद थी। सिंहासन रोहण होने के बाद उसने कलिंग पर चढ़ाई की। यानी कि जैसे ही राजा बना उसने कलिंग पर अटैक किया। यद्यपि हालांकि वह इस युद्ध में विजयी हुआ, परंतु इसने उसके हृदय पर एक गहरा घाव छोड़ा। यानी कि इस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में एक गहरा घाव पैदा कर दिया, यानी कि बहुत ही गहरा घाव बना दिया। इस युद्ध में कई लाख आदमी मरे, कई लाख घायल हुए एंड बहुत से बीमारी से मर गए। इस युद्ध में मिलियंस ऑफ पीपल मारे गए और बहुत से घायल हुए एंड रेस्ट बचे हुए लोग थे वो बीमारी से मर गए। यह दशा देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। यह स्थिति देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसे युद्ध से घृणा हो गई। उसने पुनः कोई युद्ध नहीं किया। यानी कि दोबारा से सम्राट अशोक ने कोई युद्ध नहीं किया और अपना संपूर्ण जीवन यानी पूरा जीवन प्रजा के हित में लगा दिया। यहाँ पर टाइपिंग एरर है, इधर अपना है, अपन नहीं है सिर्फ। चलिए अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं वन बाई वन और जो भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करेंगे। समझिए। एम्परर मीन्स सम्राट अशोक। एम्परर अशोक वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्त। यानी कि चंद्रगुप्त का पोता था सम्राट अशोक। सम्राट अशोका वॉज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता। अपने पिता की मृत्यु के समय एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ। अपने पिता की मृत्यु के समय एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। वह कहाँ का सूबेदार था? उज्जैन का सूबेदार था। यानी कि अपने पिता की मृत्यु के समय अशोक का सूबेदार था कहाँ का? उज्जैन का। एट द टाइम ऑफ हिज फादर्स डेथ ही वॉज द गवर्नर ऑफ उज्जैन। अब देखिए आगे समझिए, नेक्स्ट लाइन क्या थी? ही असेंडेड, यानी कि वह सिंहासन पर बैठा चंद्रगुप्त के मरने के 24 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 24 वर्ष बाद। तो ही असेंडेड द थ्रोन, यानी कि उसने थ्रोन की चढ़ाई की।
यानी सिंहासन पर बैठा। ही असेंडेड द थ्रोन, वह थ्रोन पर बैठा 24 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्ता, यानी कि चंद्रगुप्ता की मृत्यु के 24 वर्ष बाद, यानी कि चंद्रगुप्त की मृत्यु के 24 वर्ष बाद वह यानी कि सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठा। अब समझिए आगे, आगे वाली लाइन हिंदी में दे रखी थी, शुरुआत में या आरंभ में। इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग, शुरुआत में। अशोका वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग, अशोका को बहुत ज़्यादा शिकार करने का शौक था। अशोका वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग एंड, और उसे युद्ध कला भी बहुत पसंद थी। एंड ऑल्सो लाइक द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, एंड ऑल्सो लाइक द आर्ट ऑफ वॉरफेयर, या फिर इस लाइन को इस तरीके से भी लिख सकते हो, एंड ही ऑल्सो लाइक द वॉर, एंड ही ऑल्सो लाइक द आर्ट ऑफ वॉर। आफ्टर, इसके बाद, इसके बाद, आफ्टर, इसके बाद। नेक्स्ट समझ, बाद की घटना क्या। आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन, यानी कि सिंहासन पर बैठने के बाद, सिंहासन पर बैठने के बाद, ही इन्वेडेड कलिंगा, उसने कलिंगा पर आक्रमण किया। इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से अगर रिप्रेजेंट करना हो तो आप लिख सकते हो, ही अटैक्ड ऑन कलिंगा, ही अटैक्ड ऑन कलिंगा। ऑल्दो, हालांकि, यद्यपि, ही वॉज विक्टोरियस, हालांकि वह इस युद्ध को जीत गया। इन दिस वॉर, इस वॉर में, यानी कि यह वॉर वह जीत गया, लेकिन इस युद्ध ने उसके हृदय पर गहरी छाप छोड़ी। किसने? इस युद्ध ने छोड़ी, यानी कि पास्ट है टेंस। तो जब भी सेंटेंस पास्ट होगा तो आपको पता है सिंपल पास्ट है, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो समझिए इट लेफ्ट, क्योंकि युद्ध नॉन लिविंग है इसीलिए इट आएगा। इट लेफ्ट अ डीप बाउंड ऑन हिज हार्ट, इट लेफ्ट अ डीप बाउंड ऑन हिज हार्ट, इसने उसके हृदय पर गहरे घाव छोड़े। इन दिस वॉर, इस युद्ध में, इस युद्ध में सेवरल 100,000 पीपल, या फिर मिलियंस ऑफ पीपल कर सकते हो। सेवरल 1000 पीपल के प्लेस पर आप कर सकते हो मिलियंस ऑफ पीपल डाइड, मिलियंस ऑफ पीपल डाइड। मैनी वर इंजर्ड, और बहुत से लोग क्या हुए? इंजर्ड हुए, इट मीन्स घायल हुए। एंड, और मैनी अदर्स डाइड ड्यू टू इलनेस, और बहुत से लोग बीमारी के कारण मर गए, बहुत से लोग बीमारी के कारण मर गए। नेक्स्ट समझिए, सीइंग दिस कंडीशन, सीइंग दिस कंडीशन, इस स्थिति को देखकर, इस स्थिति को देखकर अशोकाज हार्ट चेंज्ड, अशोका का हृदय परिवर्तित हो गया। इस स्थिति को देखकर अशोका का हृदय परिवर्तित हो गया। ही डेवलप्ड a hatred of war, for war, he developed a hatred for war, वह युद्ध से नफरत करने लगा, वह युद्ध से क्या करने लगा? नफरत करने लगा। इसको दूसरे तरीके से भी सेंटेंस को बना सकते हैं, ही स्टार्टेड हेटिंग ऑफ वॉर, ही स्टार्टेड हेटिंग ऑफ वॉर, युद्ध से घृणा करने लगा। ही नेवर बेग्ड वॉर अगेन, वह दोबारा से युद्ध कभी नहीं लड़ा। एंड, और डिवोटेड हिज एंटायर लाइफ, और उसने अपना पूरा जीवन टू द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल, और उसने अपना पूरा जीवन अपनी प्रजा की भलाई के लिए लगा दिया। अब समझिए इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनी है वो समझिए इधर। ये तो स्टोरी हुई 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछी गई स्टोरी की बात। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं वो समझिए। इसमें कॉन्सेप्ट पहला है ये वाला आपका, सीइंग दिस कंडीशन, इस स्थिति को देखकर। समझिए इधर,
थोड़ा सा वर्ब। वर्ब के इधर हम 2 टाइप कर देते हैं। पहला फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाएं। फाइनाइट वर्ब कौन सी वर्ब्स होती हैं? जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार बदल जाएं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार ना बदलें। अब समझिए एग्जाम्पल्स के, समझिए इधर फाइनाइट वर्ब का। जैसे हम आपसे कहें आई वेंट टू टेम्पल, आई वेंट टू टेम्पल, ही गोज़ टू टेम्पल। आप देख रहे हो कि सब्जेक्ट इधर ही है, इधर आई है, तो वर्ब दोनों स्थिति में चेंज हो रही है कि नहीं? यानी कि हर बार वर्ब अपने आप में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे फाइनाइट वर्ब। कौन सी वर्ब? फाइनाइट वर्ब। अब समझिए फाइनाइट वर्ब के टाइप। फाइनाइट वर्ब के टाइप जो होते हैं वो होते हैं, पहला है ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। यानी 2 प्रकार की वर्ब होती हैं, पहली ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का ऑलवेज आप क्या बनाते हो? पैसिव बनाते हो। इंट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी क्या नहीं बनता? पैसिव नहीं बनता। अब ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव क्यों बनता है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद ऑलवेज ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव अपने बाद ऑब्जेक्ट ना लेकर कुछ भी ले सकती है, चाहे प्रीपोजिशन आया हो, चाहे एडवर्ब आया हो, कुछ भी ले सकती है, डजंट मीन। देखिए समझिए फाइनाइट वर्ब के जो नेक्स्ट टाइप हैं वो हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब। तो ये हम अगले जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं एंड लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं। नेक्स्ट समझिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट में आप पढ़ोगे क्या? पहले जीरंड पढ़ोगे, जीरंड। नेक्स्ट आप पढ़ोगे इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, सॉरी इन्फिनेटिव। और इसके बाद आप पढ़ोगे पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के भी 3 टाइप होते हैं, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या सीखते हैं कि यहाँ पर हम देखेंगे काम कोई भी कंटिन्यू रहेगा। क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा और पार्टिसिपल वर्ब की 4th फॉर्म से बनेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की 4th फॉर्म से बनेगा, यानी कि इसमें 2 कार्य एक साथ कंटिन्यू रहेंगे, प्लस वर्ब की 4th फॉर्म को ही हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिए पास्ट पार्टिसिपल। ये होता है वर्ब की 3rd फॉर्म से, यानी कि इसमें कोई कार्य पहले हो चुका होगा लेकिन रिजल्ट उसका प्रेजेंट में मिलेगा, और वर्ब की 3rd फॉर्म से बनता है कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम देखेंगे क्या कि कोई कार्य हो गया देन उसके बाद नेक्स्ट कार्य स्टार्ट होगा, यानी कोई कार्य समाप्त हो जाएगा उसके बाद कोई अगला कार्य स्टार्ट होगा। इसी को आप बोलते हो क्या? परफेक्ट पार्टिसिपल। ये होता है हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। अब देखिए इधर आप देखोगे कि पार्टिसिपल कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता, पार्टिसिपल ऑलवेज बनेगा क्या? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। इसी प्रकार से जीरंड है, जीरंड एडजेक्टिव नहीं बनता, जीरंड सब्जेक्ट बनता है। और आप देखोगे क्या कि ये भी वर्ब की 4th फॉर्म लगाने से बनता है। तो आप देखते हो सीइंग इज़ बिलीविंग, सीइंग इज़ बिलीविंग इसका एग्जाम्पल है, देखना ही विश्वास है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा जीरंड का। बट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल क्या होता है कि उसमें आप
सब्जेक्ट का कार्य नहीं वर्ब की फोर्थ फॉर्म से कराते, बल्कि एडजेक्टिव का कार्य कराते हैं, और यहाँ पर सीइंग अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो ये यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया किससे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। सीइंग दिस कंडीशन, इस स्थिति को देखकर, इस स्थिति को देखकर। या फिर ऐसे सेंटेंस होता, इस स्थिति को देखने के बाद। हैविंग सीन, फिर क्या बनता आपका? परफेक्ट पार्टिसिपल में बनता हैविंग सीन दिस कंडीशन, हैविंग सीन दिस कंडीशन, हैविंग सीन दिस कंडीशन। देखिए अभी हमने एक्सप्लेन आपके सामने थोड़ा सा और किया। इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कुछ नहीं है। इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। पहला वेयर इन्फिनेटिव। वेयर इन्फिनेटिव वो होता है जिसमें टू नहीं लगता, और कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो अपने आप में इन्फिनेटिव लेती हैं। और इसके बाद है टू प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। बाकी ये अच्छे से हम आगे चैप्टर्स जब भी डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ेंगे अच्छे से। ग्रामर का पोर्शन स्पेशल एक वीडियो वर्ब पर आएगी, उसमें हम सारी चीज़ें वन बाई वन समझ लेंगे। अभी के लिए आप समझेंगे क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य साथ साथ चलेंगे। पास्ट पार्टिसिपल में कोई कार्य पहले हो चुका होगा लेकिन रिजल्ट उसका प्रेजेंट में निकलेगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में दो कार्य होंगे बट एक कार्य फिनिश हो जाएगा, देन उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होगा। ये समझ लीजिए बस मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे की स्टोरी जल्द ही आपको मिल जाएगी।